Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel The Conceptual Academy with Shami। तो आज क्लास 10 से एक और टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं। टॉपिक ज़रा देखें, टॉपिक क्या कहता है। देखें, इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो दो ही तरह के टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दो टॉपिक के अंदर ही पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। एक टॉपिक जो हमने अभी तक डिस्कस किया, यानी कि 5 से 6 वीडियोज़ के अंदर मैंने जो लेक्चर अपलोड किए हैं वो सारा का सारा किससे रिलेटेड था, वेव्स से रिलेटेड था। उसकी डिफरेंट टाइप्स वगैरह थी, सही है। मैकेनिकल वेव्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर हमने बताया कि मैकेनिकल वेव्स की फ़र्दर दो और टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ट्रांसफ़र वेव्स होती है, एक दूसरी हमारे पास जो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। क्या डिफरेंस होता है उनको भी हमने वन बाय वन डिस्कस किया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पलें डिस्कस की, कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। जैसे कि बात करें टाइम पीरियड को डिस्कस किया था हमने, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्कस किया था, डिटेल में डीपली मैंने डिस्कस किया था, एम्पलीट्यूड डिस्कस किया था, सही है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को डिस्कस किया था, क्रस्ट और ट्रफ को भी डिस्कस किया था। ये सारे लेक्चर हमने अपलोड किए हुए, प्ले लिस्ट क्रिएट की गई है, वहाँ जा के आप वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं। देखें, प्रीवियस टॉपिक तक तो सही था। इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से या तो वेव्स के ऊपर टॉपिक पेपर में पूछा जा सकता है, या तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन से, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। फिर इसके अलावा एक और टॉपिक, काफ़ी लेंथी टॉपिक था, जो स्किप ना करें, उसको पूरा वॉच आउट करें, इंशाल्लाह समझ में आएगा। जिसके अंदर हमने एक डिवाइस को डिस्कस किया था, रिपल टैंक को, यानी कि वाटर की जो वेव्स को हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि उसकी रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है वाटर में प्रोड्यूस होने वाली वेव्स की, या फिर रिफ्रैक्शन किस तरह की होती है, डाइफ्रैक्शन क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ में किस तरह की चेंजिंग आती है, या फिर हम बात करें तो उनकी जो वेव लेंथ है, कहाँ पे डीप वाटर के अंदर जो हमारे पास जो वेव्स जनरेट होती हैं उनकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है या कम होती है, या फिर हमारे पास शेलवर, जो हमारे पास शेलवर वाटर था वहाँ पे किस तरह की वेवलेंथ थी। ये ओवरऑल मैंने डिस्कस किया हुआ चैप्टर के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस आ रही हैं, जैसे कि मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या यूनिवर्सिटी क्लासेस हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखें, इस नाम के अंदर ही आपको पता चल रहा है, सिंपल का मतलब तो होता है क्या, सादा होता है। हार्मोनिक मोशन एक सादा किस्म की जो एक मोशन हो रही है। अब ये सादा किस्म की मोशन क्या होती है, इसको शॉर्ट में आप क्या पढ़ते हो, SHM के साथ रीड करते हो इस चीज़ को। S मीन्स सिंपल हो गया, H मीन्स हार्मोनिक हो गया, M मीन्स मोशन हो गया। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इस चीज़ को अगर हम जानने की कोशिश करें तो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल हैं, हमने क्या करनी होंगी यहाँ पे कोट करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। एक सादा सी मोशन है, जैसे कि हम बच्चों का जो स्विंग नहीं होता है, झोला टाइप का होता है, उसकी बात करें तो वो क्या कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है, सही है। या फिर हम बात करें कि हमारी जो पुराने ज़माने की जो वॉचेस थी, जिसके अंदर एक जो है ना नीडल्स वगैरह होती थी, पेंडुलम टाइप, जिसके साथ बॉब कनेक्टेड होता है, वो जस्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। उस मोशन को ही हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, यानी कि SHM कहते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पलें हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर को देख लें, ये जो मैंने बना के रखी हुई है आपके लिए पहली फिगर, ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग जब डिस्टर्ब नहीं था, स्प्रिंग को जब तक आपने डिस्टर्ब नहीं किया था तब वो कहाँ पे था, ये वाली पोजीशन वो शो कर रहा है, यानी कि स्प्रिंग अनडिस्टर्ब पोजीशन पे इस वाली पोजीशन के ऊपर था। और स्प्रिंग को क्या किया, एक साइड में वॉल के साथ फिक्स कर दिया, यानी कि वॉल के साथ क्या कर दिया, एक साइड को फिक्स करके दूसरी साइड को स्प्रिंग की क्या किया है, इस तरफ लेके आए। उसके साथ दूसरे एंड के साथ जो स्प्रिंग है उसके दूसरे एंड के साथ आपने क्या किया, मास को अटैच किया। किसी चीज़ को ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं, ईंट कंसीडर कर सकते हैं, सही है, उसको आपने अटैच करके यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये क्या है, अनडिस्टर्ब पोजीशन में, यानी कि स्प्रिंग को आप किसी किस्म की इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की गई। अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मास अटैच वाले ऑब्जेक्ट को जब पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा हूँ, देखें यहाँ से खींच के, ये वाली जगह से खींच के मैं ये वाली पोजीशन तक लेके गया।
यहाँ पे लाके जब मैं छोड़ता हूँ तो ये क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आ जाएगा, यानी कि कंप्रेस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, स्प्रिंग आगे की तरफ जाएगा जो कि यहाँ तक जा रहा है। देख सकते हैं आप, फिगर बनाइए, आगे पीछे भी हो सकता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी किस्म की कितनी फोर्सफुली यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये स्प्रिंग कहाँ तक जा सकता है। बात समझ में आ गई? मैंने कंसीडर किया यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे लाके जब आप छोड़ोगे तो इस वाली पोजीशन तक जा सकता है। बात समझ में आ गई? ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी, या जिसको आप दूसरा नाम देते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। स्प्रिंग को डिस्टर्ब किया मैंने, स्प्रिंग को यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके गया तो इसने क्या किया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट को क्या किया, कवर किया। जब यहाँ से छोड़ा तो ये क्या हो रहा है, मीन पोजीशन से इस तरफ भी आ रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ भी आ रहा है। तो इसने क्या किया, फिर से एक डिस्टेंस कवर किया, जो कि दोबारा से क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x से मैंने शो किया है। इसके साथ मास अटैच है, m क्या मतलब है, यहाँ पे मास अटैच है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को यहाँ से आपको रीड करके समझाने की कोशिश करें तो डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, यानी कि एक ख़ास पोजीशन है, याद रखें दिस वन इज़ दी फिक्स पोजीशन, मीन पोजीशन है। ये मैंने अलग फिगर मतलब दो तरह की शो करवा के यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये स्प्रिंग तो बेसिकली यही वाला है, अलग अलग करके शो करके दिखाने का मकसद ये है कि पहले जब मैं इसको खींच के लेके गया तो इस वाली पोजीशन पे लेके गया, अब जब मैं यहाँ से इसको रिलीज़ करता हूँ तो ये इस वाली पोजीशन पे आ गया। हालांकि ये वर्किंग कहाँ पे हो रही है, इसी स्प्रिंग के अंदर हो रही है। ये मैं अलग से इसलिए दो स्प्रिंग एक्स्ट्रा बना दिए ताकि आपको चीज़ क्या हो, अंडरस्टैंड हो। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑसिलेट मीन्स वाइब्रेशन करता है। सिंपल अगर मैं बात करूं तो वाइब्रेशन करता है अबाउट किसके, फिक्स पोजीशन, किसी पोजीशन के फिक्स, यानी कि दिस वन इज द फिक्स पोजीशन, ये वाली पोजीशन इसकी क्या है, फिक्स है। स्प्रिंग को ला के छोड़ दोगे, रिलीज करोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी वाइब्रेशन को कर रहा होगा, कंटिन्यूसली करेगा। एक टाइम आएगा जाके जो हमारे पास स्प्रिंग है वो इसी पोजीशन पे आके रेस्ट वाली फॉर्म में आके रुक जाएगा, जिस पोजीशन को हमने क्या नाम दिया, मीन पोजीशन का नाम दिया। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। याद रखें यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब आप ऑब्जेक्ट को मोशन में लाते हो तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक किस्म की एक फोर्स आती है, उस फोर्स को हम कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। उसके अंदर एक फोर्स आ रही है, आपने क्या किया, स्प्रिंग को पकड़ के लेके गए आगे की तरफ, जाहिर सी बात है उसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं या फिर एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को आगे की तरफ लेके गए, यानी कि इस तरफ मैं एक्सेलरेशन को लेके आ रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है, उसी तरफ आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल के अंदर है। इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो एक्सेलरेशन वहाँ पे बन रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स ए इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। बात समझ में आ गई? एक्सेलरेशन और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जितनी डिस्प्लेसमेंट हम करवा रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर होंगे। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन, कहाँ से, मीन पोजीशन से ये दोनों क्या हो रहे होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और हमेशा से याद रखें जो हमारा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा हमेशा, हालांकि हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ लेके जा रहे हैं, पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, इसके अंदर जो लगने वाला एक्सेलरेशन है, फोर्स को आप फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को उस तरफ लेके जा रहे हो, एक्सेलरेशन कहाँ पे लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्रिएट होता है। इस बात को याद रखें कि एक एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इट्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ गई? एक्सेलरेशन उधर को, हालांकि एक दूसरे के फोर्स लगा के आप ऑब्जेक्ट को इधर को मूव करवा रहे हो, डिस्प्लेस इधर को हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ पे, उस तरफ को एक्ट कर रहा है, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ, जहाँ से आपने बॉडी को डिस्टर्ब किया उस पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन एक्ट करता है। इसी वजह से ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के डायरेक्ट तो हैं बट क्या है, नेगेटिव साइन है, किसका, डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये तो हो गया एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात को भी याद रखें। फिर हमने क्या किया, आपको पता है हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, फोर्स के होता है, और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी। इस इक्वेशन के ज़रिए हम एक और इक्वेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं फोर्स। ये क्लास 9 के अंदर आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और फोर्स कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्यों ना मैं एक्सेलरेशन की जगह एफ को पुट कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई। एफ को जब मैं पुट करूँगा, एफ को पुट कर दिया, फोर्स क्या है हमारे पास इन एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन ख़त्म करते हो, ये जो प्रोपोर्शनल साइन होती है ना, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। इसको जब ख़त्म करते हो तो दो तरह की चीज़ें आती हैं इसके ख़त्म करने से। एक क्या आती है, इक्वल साइन आता है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है और इक्वल साइन आती है। इक्वल साइन आप देख सकते हैं, कांस्टेंट यहाँ पे किसी किस्म का कोई कांस्टेंट यूज़ किया जिसकी जगह इसने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दिए, -k/m को पुट कर दिया। सपोज करें कि यहाँ पे -k/m क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई। जाहिर सी बात है, आपने क्या किया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इसके साथ कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ, उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, यानी कि अगर 2 kg है, 3 kg है, 4 kg या 5 kg है तो वो कांस्टेंट रहने वाला है। के तो वैसे भी कांस्टेंट है। ये के कहाँ से आया, के का आपको पता है F = kx होता है। ये हमारे पास इक्वेशन कहलाती स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि क्लास 9 के अंदर आप पढ़ चुके हो। या स्प्रिंग हुक्स लॉ ने एक इक्वेशन दी थी, एक स्टेटमेंट दी थी, या फिर एक लॉ इन्वेंट किया था, उसकी स्टेटमेंट ये है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन को रिप्लेस करके ए की जगह मैं एफ लिख सकता हूँ। अगर ए और एफ क्या है, आपस में डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, तो ए की जगह मैं रिप्लेस करके एफ को लिख रहा हूँ। एफ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी की साइन को जब ख़त्म किया तो मैंने कहा कि एक इक्वलिटी की साइन आती है, दूसरा कांस्टेंट आता है, और आपने कंसिडर करना है कि कांस्टेंट क्या है, -k/m है, और x साथ में आ रहा है। ये माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि x से हमने माइनस को ख़त्म करके कांस्टेंट पे दे दिया माइनस साइन। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अरेंज करके लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में जितना है मैंने उतना बता दिया। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात बता दी कि k क्या है हमारे पास, k हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट। हुक्स ने जो एक लॉ दिया था जिसके मुताबिक ये इक्वेशन आ रही थी, इसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये k क्या है हमारे पास, स्प्रिंग का कांस्टेंट है। सही है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि के क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट है। दूसरी अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो पेंडुलम की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं पेंडुलम, आपने सिंपल पेंडुलम, आप सिंपल पेंडुलम नाम से ही पता चल रहा है कि सादा सा एक पेंडुलम है, जिसको क्या कर सकते हैं आप अपने हाथों से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं तो छत है, छत के जहाँ पे फैन आप क्या कर रहे होते हो, हैंग करवाते हो, उस जगह में आपने क्या कर दिया, एक रस्सी डाल दी, रस्सी डाल के उसको क्या कर दिया, हैंग करा दिया, और उसके दूसरे एंड के साथ क्या कर दिया, एक बॉल को कनेक्ट कर दिया, मेटालिक बॉल, यानी कि मेटल की एक बॉल को कनेक्ट किया। अब क्या करो, सिंपल यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में पूरा सिंपल पेंडुलम मैं समझाने वाला हूँ। इसकी दो एग्जाम्पलें हैं, बेस्ट एग्जाम्पलें किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। उसमें से एक एग्जाम्पल है हमारे पास सिंपल पेंडुलम, तो उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा बॉल एंड बाउल सिस्टम, यानी कि एक जो हमारे पास बर्तन होता है जिसमें हम सालन वगैरह खाते हैं, उस बर्तन के अंदर किसी बॉल को एक एक्सट्रीम पे लाके उसको रिलीज़ किया जाए तो उसमें सिंपल पेंडुलम क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो वाली एग्जांपल भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा नेक्स्ट अपकमिंग जो लेक्चर होगा उसी से रिलेटेड होगा। फिलहाल यहाँ पे हम जिस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। आपने क्या किया, एक रस्सी ली, ऊपर फैन वाली जगह में, फैन वाली जगह ज़रूरी नहीं है, किसी और जगह से आप उसको फिक्स करके नीचे मेटालिक बॉल को क्या कर दें, उसके साथ कनेक्ट करें।
अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसको एल से डिनोट किया। ये जो ऊपर जो पार्ट होगा जहाँ से आपने एक रस्सी की एक साइड को फिक्स किया उसको हमने नाम दे दिया रिजिड सपोर्ट, यानी कि एक तरह का सपोर्ट दे रहा। जाहिर सी बात है सपोर्ट है जब भी तो रस्सी अपनी जगह बरकरार है। और जिस बॉल को इसके साथ कनेक्ट किया उसको हमने नाम क्या दे दिया, बॉब का नाम दे दिया। आप रस्सी को क्या नाम दे रहे हैं, स्ट्रिंग का नाम दे रहे हैं। बात समझ में आ गई। स्ट्रिंग का नाम या लॉन्ग थ्रेड भी कह सकते हैं, किसी धागे की एक लंबी सी रस्सी। बात समझ में आ गई, लंबी रस्सी। तो ये टोटली इसकी मतलब कंस्ट्रक्शन अगर मैं फिगर के ज़रिए समझाना चाहूँ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होता है। अब यहाँ पे एक और मोशन को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पास कहलाती है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक का मतलब होता है हमारे पास सेम। पीरियोडिक का क्या मतलब होता है, हमारे पास सेम, यानी कि पीरियोडिक का मतलब सेम होता है। मोशन का मतलब आपको पता है किसी चीज़ का मूव करना, सही है। अब पीरियोडिक मोशन की अगर डेफिनेशन देखें तो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन ये कहती है कि एक ऐसी ख़ास किस्म की मोशन जिसमें क्या हो रहा हो, एक फ़िक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रहा, बॉडी अपनी जो मोशन है उसको दोबारा से रिपीट करे। क्या कहा मैंने कि एक ऐसी मोशन जिसमें क्या हो, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या हो, बॉडी अपनी जो मोशन है या साइकिल है या वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है उसको दोबारा से परफॉर्म करे। ऐसे मोशन को हम क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्जांपल कोट करके मैं पीरियोडिक मोशन को समझाना चाहूँ तो लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे घरों में आपने देखा है अक्सर फ़ैन चल रहा है, सही है, या फ़ैन को छोड़ दें किसी और एग्जांपल को ले लें। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के बॉक्सेस बनाते हैं, 2-3 बॉक्स बनाते हैं, यहाँ बॉक्स बनाया, एक बंदा क्या कर रहा है, इस बॉक्स में से इस बॉक्स में जा रहा है, दूसरा इसमें से तीसरे बॉक्स में जा रहा है। जो पहले बॉक्स में जा रहा है वो जो टाइम ले रहा है 1 सेकेंड ले रहा है। अगले बॉक्स में भी क्या ले रहा है, वो 1 सेकेंड ही ले रहा है। अगले बॉक्स में फिर से वो क्या कर रहा है, 1 सेकेंड ले रहा है। यानी कि तीनों बॉक्स के अंदर क्या कर रहा है, सेम साइज़ के हैं बॉक्स, याद रखें सेम डिस्टेंस वाले बॉक्स हैं। उसके अंदर उसको मूव करने में जो टाइम लग रहा है, फिक्स टाइम लग रहा है। यानी कि इस बॉक्स के अंदर भी वो क्या कर रहा है, 1 सेकेंड ठहर रहा है, उसके बाद अगले बॉक्स के अंदर जा रहा है, फिर अगले बॉक्स के अंदर, वहाँ पर भी 1 सेकेंड वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, टाइम इतना ले रहा है। तो देखें टाइम भी फिक्स है और अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, दोबारा से रिपीट कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। या फिर आप इसको यूं भी समझ सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से, फ़ैन चल रहा है, फ़ैन अगर आपने स्टार्ट किया 10 सेकंड के अंदर क्या करता है वो 25 वाइब्रेशन यानी कि 25 साइकिल को कंप्लीट करता है। अगले 10 सेकंड के अंदर भी वो 25 जो वाइब्रेशन है उसको परफॉर्म करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये मोशन कैसी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। बात समझ में आ गई। इस मोशन को हम नाम दे सकते हैं कि ये मोशन किस तरह की हो रही है, हमारे पास पीरियोडिक मोशन, यानी कि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रही है, बॉडी अपनी मोशन को दोबारा से रिपीट कर रही है। ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर डेफिनेशन देखें तो अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ, अपनी मदद आप कर रही है। देखो इसको आप नहीं करवा रहे हो या मैं नहीं करवा रहा हूँ, फैन चल रहा है तो चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रहा है, यानी कि 25 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है इन 10 सेकंड। मैंने कंसीडर किया कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर डिमर जो होता है रियो स्टेट जहाँ से अप एंड डाउन करके उसकी स्पीड को आप डाउन कर सकते हो, ये भी डिपेंड करता है। वैसे मैंने एक एग्जांपल कोट किया, आप यहाँ से समझ सकते हैं। इटसेल्फ इन एन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि इक्वल टाइम लगना चाहे, इंटरवल क्या हो, यानी कि अगर पहले 10 सेकंड के अंदर 25 वाइब्रेशन कर रहा है फ़ैन, तो अगले 10 सेकंड के अंदर भी 25 करे, उससे अगले 10 सेकंड के अंदर भी 25 करे, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फ़ैन की मोशन है वो कैसी है, पीरियोडिक मोशन है। बात समझ में आ गई। लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे देखो, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो हमने मास कनेक्ट किया था इसको लेके गए यहाँ तक, यहाँ से दोबारा से ये जब हम रिलीज़ करते हैं इसको तो ये मीन पे आता है, मीन से दोबारा आगे नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ रहा है, ये देखें आगे की तरफ जा रहा है, दोबारा फिर उधर जाएगा, ये सम वाइब्रेशन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, उसके बाद जाके ये अपनी मेन पोजीशन पे आके रुकेगा। यानी कि ये बॉडी आगे जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा के आगे लेके जाते हो तो इसके अंदर एक किस्म की फोर्स अब स्टोर हो चुकी है जो क्या चाह रही है, इस बॉडी को मेन पोजीशन पे लाना चाह रही है।
उसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, जो कि थर्ड वन मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि क्या करती है, एक्ट करती है, लग रही होती है। क्या करने, इसका काम क्या होता है, ब्रिंग करना, उस ऑब्जेक्ट को या उस बॉडी को दोबारा से कहाँ पे लेके आना चाहती है, मीन पोजीशन के अंदर लेके आना चाहती है। किसके अंदर, मीन पोजीशन वाली जगह में लेके आना चाहती है। ऐसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यानी कि स्टोर होना, दोबारा से रीस्टोर होना है। सही है, आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया, अपनी तरफ लेके गए, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर अब एक तरह की फोर्स स्टोर हो चुकी है। वो क्या चाह रही है कि उस बॉडी को मीन पोजीशन पे लेके जाना चाहती है। तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ, द रीस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट टू ब्रिंग, जो कि लगती है ब्रिंग, बॉडी को कहाँ से, टू इट्स मीन पोजीशन पे लाने के लिए एक्ट करती है। ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसके अंदर मैं आपको इस सिंपल पेंडुलम की कंप्लीट जो है ना फिगर के साथ पूरी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी समझा देता हूँ। दूसरी जो चीज़ होगी हमारी यहाँ पे, इसको समझने, याद रखें, इस टॉपिक को स्किप मत करें प्लीज़। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो मैट्रिक के हवाले से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हवाले से, या यूनिवर्सिटी क्लासेस, या फिर आपके जो एम्पलीट्यूड के टेस्ट होते हैं, जैसे कि डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन या एमसीक्यूज टाइप के कुछ तो बन ही जाते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ स्किप किए बिना इसको पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से यही है। आपके क्लास चैप्टर 10 है, वैसे तो 1 नंबर पे, लेकिन नंबरिंग कुछ इस तरह से की गई है कि चैप्टर नंबर 10 पे आता है। ये बात समझ में आ गई। तो इससे नेक्स्ट जो स्लाइड होगी वो हमारी क्या होगी, सिंपल पेंडुलम की कंप्लीट जो फिगर होगी वो होगी, साथ में यानी कि सिंपल पेंडुलम के अंदर कितने किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। इसी लेट सपोज अगर मैं ये वाली फिगर से आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये वाली फिगर के अंदर बॉब के ऊपर किस तरह की फोर्स लग रही है, स्ट्रिंग के ऊपर किस तरह की फोर्स लग रही है। सही है, कितनी फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं एट अ टाइम, एक ही टाइम के अंदर। तो उन फोर्सेस को भी डिस्कस करेंगे, साथ में सिंपल पेंडुलम की कंप्लीट एग्जाम्पल को विद फिगर और उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो हाँ, तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या है, आप देखें हम डिस्कस कर रहे थे किसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मैंने एग्जाम्पल कहा था कि सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल में जाने से पहले थोड़ा सा आप क्या करें कि सिंपल पेंडुलम के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को अगर हम डिस्कस करें कि कितनी किस्म की फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रही होती हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस पेंडुलम, यानी कि डिस्प्लेस होने वाला यानी कि मूव करने वाला जो पेंडुलम है उसके ऊपर कितने किस्म की हमारे पास फोर्सेस लगती हैं। उन फोर्सेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखें, दो ही फोर्सेस लगती हैं। एक फोर्स वो होती है जो टेंशन, टेंशन का मतलब ये होता है, ये रस्सी है ना, इस रस्सी के ऊपर इसकी अपनी एक फोर्स है। जाहिर सी बात है इसमें क्या है, वेट कनेक्टेड है जो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। डाउनवर्ड एक्ट करने की वजह क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रही है, सही है, खींच रही है। और स्ट्रिंग मतलब अपनी जगह बरकरार है। इसका मतलब क्या है कि रस्सी के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स लगती है उसको हमने नाम दिया टेंशन कह दें, या फिर लेंथ की जो फोर्स है वो वाली एक्ट कर रही है। एक तो ये फोर्स लग रही है किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, रस्सी के ऊपर एक फोर्स ये लग रही है। दूसरी फोर्स वेट लग रहा है। वेट का आपको पता है, वेट क्या होता है, हमारे पास मास होता है। जाहिर सी बात है, बॉब है, बॉब का कुछ ना कुछ मास होगा। अब इस मास के डाउनवर्ड एक्ट करने की पीछे वजह क्या है, इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन के ऊपर क्या कर रही है, ग्रेविटी इसके ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो वेट का जो फार्मूला है हमारे पास W = mg होता है। जी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी, m क्या है, मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द बॉडी आप कह सकते हैं। W क्या है, वेट को शो कर रहा है। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जो कि mg यहाँ पे शो भी करवाया है मैंने। सही है। ये अब चलते हैं हम, ये तो हो गए किसके, कितनी किस्म की फोर्सेस लगती हैं हमारे पास जो डिस्प्लेस होने वाला पेंडुलम है उसके ऊपर। अब चलते हैं हम सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल को ही कोट करते हैं। यहाँ से देखें, सिंपल पेंडुलम की अगर बात करें तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक मेटालिक सी बॉब होती है, यानी कि स्मॉल मेटालिक बॉब होती है जो क्या की गई है,
मतलब उसको कनेक्ट किया गया है किसी रस्सी की मदद से, या जिसको आप स्ट्रिंग कह रहे हैं, बार बार मैं स्ट्रिंग कह रहा हूँ, इसको आप क्या सपोज करें, सपोज क्या ये होती स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है, उससे कनेक्टेड होता है, या इसमें आप रॉड को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म होगा, क्योंकि रस्सी हो तो बहुत ज़्यादा ईजीली आप क्या कर सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट को याद रखें, ये प्रैक्टिकल का एक्सपेरिमेंट भी है। बात समझ में आ गई? तो इसको गौर से देखें, दो चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। तो यहाँ से इसके साथ क्या है, मेटालिक स्मॉल जो मास वाली बॉब है उसको कनेक्ट किया गया है, सही है। और ये क्या है, रिजिड सपोर्ट है। याद रखें, जिस पॉइंट से उसको सस्पेंड किया गया है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहा जाता है। क्लियर? अब देखें ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मेन पोजीशन। अगर इस बॉब को यहाँ से रिलीज किया जाए तो ये यहाँ से मूव करेगा, ये जो डॉटेड एरियाज हैं इन रास्ते के ऊपर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन को परफॉर्म कर करके एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बॉब रुकेगा तो ये वाली पोजीशन में जाके रुकेगा। उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ये वाली जो पोजीशनें होती है इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये वाली होती है हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं इसको। और जो उस तरफ होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में होती है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ये वाली कहलाएगी हमारे पास। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव एक्सट्रीम वो है, नेगेटिव एक्सट्रीम ये है। यानी कि बॉब क्या करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव करते 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 डिफरेंट तरह के साइकिल कंप्लीट करके एक टाइम ऐसा आएगा बॉब यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे आके रुकेगा, और जिसको हमने नाम दिया मीन पोजीशन, या फिर दूसरा नाम आप उसको दे सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात समझ में आ गई? तो ये यही चीज़ें यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के तौर पे लिखी हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट मुश्तमिल होता है ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉब, यानी कि एक स्मॉल मेटालिक बॉब पे मुश्तमिल होता है जिसका मास क्या होता है, m होता है। जाहिर सी बात है इसका मास होगा कुछ ना कुछ, जिसको हमने नाम दिया। अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की शक्ल में तो नहीं ले सकते हैं, जाहिर सी बात है वेरिएबल की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं हम चीज़ को, तो m मैंने उसका मास ले लिया। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी कि एक हल्की सी रस्सी के साथ क्या किया गया है, इसको सस्पेंड कराया गया, हैंग कराया गया इसको। बात समझ में आ गई? फ्रॉम अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, जिसकी लेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रस्सी की लंबाई को L से शो किया, जिसको आप टेंशन भी बोल सकते हैं, T से भी डिनोट कर दो। एक टेंशन तो वैसे मैं बात करूँ तो टेंशन रस्सी के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसको टेंशन कॉल करते हैं। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो क्या है, हमारे पास लेंथ है। एट इट्स अपर एंड, यानी कि उसको क्या किया गया, ऊपर वाले इस एंड के साथ फिक्स किया गया इस रस्सी को। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब चलते हैं दोबारा से फिगर के अंदर। फिगर के अंदर चल के अगर हम बात करें तो देखें फिगर में क्या हो रहा है हमारे पास। जब आपने क्या किया, इस रस्सी वाले बॉब को आपने यहाँ से रिलीज किया तो ये इधर मूव करेगा, जाहिर सी बात है। जब इधर मूव करके मेन पोजीशन तक पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगुलर जो हमारे पास एंगुलर फोर्स एक्ट कर रही होगी, या एंगुलर एंगल फॉर्म हो रहा है इस वाली जगह में बिटवीन स्ट्रिंग एंड दिस पोजीशन, यानी कि मेन पोजीशन वाली लाइन और स्ट्रिंग जहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन थी, उन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है जिसको हम थीटा कॉल करते हैं। बात समझ में आ गई? थीटा फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, हमने बात की कि वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वेट एक्ट करता है कहाँ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड, इस बॉब के ऊपर बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, जब ये बॉडी इधर को मूव करेगी, जब ये बॉडी उधर को मूव करेगी, तो इसके वेट क्या हो जाएगा, हमारे दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। एक क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस ब्रेक हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस ब्रेक होगा। जो एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक हो रहा है उसको हमने एक एंगल के साथ, जाहिर सी बात है एंगल तो फॉर्म होगा उस जगह में, तो हमने एंगल भी शो कराया कि कौन सा एंगल है, कॉस थीटा है। बात समझ में आ गई? कॉस थीटा वाला एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। याद रखें हमेशा जो अलोंग एक्स एक्सिस जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। और जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, अलोंग
वाई एक्सिस होता है, सही है। वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, हमेशा से साइन थीटा होता है, इस बात को याद रखें। तो क्या हुआ, ये एम जी अलोंग एक्स एक्सिस जब ब्रेक हो गया, यानी कि इसमें एक और चीज़ आ गई ना, देखें ये आगे जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, तो उस एंगल को शो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लगाना होगा। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें हमने क्या उठाया, उसमें से कॉस थीटा को पिक किया, तो थीटा यहाँ पे फॉर्म को एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, दो तरह की चीज़ें यहाँ पे आ गई। बाकी तो इसमें सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, जैसे कि हमने कहा था कि टाइम पीरियड का एक फार्मूला था रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में जब मैंने डिस्कस किया था, तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, टाइम पीरियड। यहाँ पे टाइम पीरियड का एक और फार्मूला होता है, वन ओवर नहीं होता बल्कि 2 पाई एल ओवर जी होता है, सही है। एल यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब बताते हैं। ये वाला पूरा फार्मूला किस चीज़ को शो कर रहा है, टी क्या है कि टाइम पीरियड है, यानी कि इसके वाइब्रेशन में कितना टाइम ले रहा है, इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितने वाइब्रेशन कर रहा है, 10 वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम टाइम पीरियड करेंगे। यहाँ से 2 पाई आप देखें तो कांस्टेंट है हमारे पास, क्या है कांस्टेंट वैल्यूज है, पाई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.412 होती है या 421 होती है। अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो 22/7 होती है, सही है। पाई की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू होती है। बात समझ में आ गई, ये दोनों कांस्टेंट है। जी भी तकरीबन समझ लें कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अगर बात कर रहे हैं तो जी भी कांस्टेंट है, और जी की वैल्यू भी आपको पता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बात समझ में आ गई। एल की बात करें, एल किस चीज़ को शो कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ को शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात ये पूछी जाती है कि इफ़ वी इंक्रीज और डिक्रीज द टाइम पीरियड व्हाट विल बी द चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कह रहा है कि अगर हम क्या करें, टाइम पीरियड को चेंज करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, या फिर आप इस चीज़ को छोड़ दें, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लंबाई को, लेंथ को, इस रस्सी को बड़ी छोटी कर दें तो टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा। याद रखें, ज़्यादा करोगे टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा, लेंथ क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो ये एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। देखें टाइम पीरियड और लेंथ का आपस में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ये देखो ना, नोमिनेटर के अंदर है, ये डिनोमिनेटर में है। बात समझ में आ गई। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है पूरा का पूरा सिंपल पेंडुलम का किसके ऊपर, आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लेंथ को बढ़ाते हो, स्ट्रिंग की लंबाई को बढ़ाते हो, तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। अगर आप क्या करते हो, इस रस्सी की लंबाई को कम कर देते हो, तो आपके पास जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये एमसीक्यूज अक्सर पूछा गया है और इस बार भी पूछने के चांसेस हैं कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हाट विल बी दी चेंज इन टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड के अंदर किस किस्म का चेंज आएगा। तो आप कह सकते हैं द टाइम पीरियड विल आल्सो बी इंक्रीज, यानी कि लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज ही होगा। तो मेरे ख्याल से इसके बाद हमारे पास इसकी एक और जो है ना एग्जाम्पल है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एक तो हमने डिस्कस कर दी सिंपल पेंडुलम को, जो फिगर के जरिए मैंने डिस्कस किया। दूसरी इसकी एग्जाम्पल है बॉल एंड बाउल सिस्टम। जो बॉल होगी हमारे पास, जो बॉल को हम रिलीज करेंगे तो बाउल के अंदर किस तरह की उसकी मोशन होगी, वो होगी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहाँ पर भी देखेंगे कि इसको किस तरह से स्टडी किया जाता है। फिर इस चैप्टर का हमारे पास एक ही लास्ट टॉपिक रह जाएगा, वो है डैम्प ऑसिलेशन। बात समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। देखो रात के तकरीबन 4 बज रहे हैं, सुबह सेहरी की टाइम हो रहा है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं जाग के, तो मेहनत लगती है। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर किया करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। किसी किस्म की भी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वहीं पे ही क्लियर कर दूंगा। अगर नहीं हो रहा तो उसका अलग से एक सेपरेट लेक्चर बना के प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।